नमस्कार। आज हम अनुराग कश्यप की 2016 की फिल्म रमन राघव 2.0 की कह सकते हैं कि अंधेरी, जटिल और हाँ, अक्सर बेचैन कर देने वाली दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, ये फिल्म वाकई में परेशान करने वाली है। हमारे सामने इस फिल्म से जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, जिनमें इसके किरदारों के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, कहानी की परतें, मतलब मुख्य दृश्यों का गहरा विश्लेषण और इसके प्रतीकात्मक अर्थों पर भी रोशनी डाली गई है। ये स्रोत हमें फिल्म के काफी नजदीक ले जाते हैं, खासकर इसके जो दो मुख्य किरदार हैं, रमना और राघवन, उनके दिमाग में। बिल्कुल, उनके मनोविज्ञान को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमारा इरादा है इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ताने बाने को खोलना, सीरियल किलर रमना और वो बिगड़ैल पुलिस वाला राघवन, उनके किरदारों की गहराई को समझना। और सबसे अहम, ये देखना कि कैसे अच्छाई और बुराई, मतलब कानून और अपराध के बीच की जो लकीर है, वो इतनी धुंधली हो जाती है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाए। तो चलिए इस फिल्म की चीरफाड़ शुरू करते हैं। चलिए। फिल्म की शुरुआत ही सीधे कहानी के अंधेरे दिल में फेंक देती है। मुंबई की एक गंदी सी बारिश से भीगी गली से एक आदमी रमन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है ये किरदार। शानदार निभाया है। हाँ, वो पुलिस स्टेशन में आता है, उसके हाथ में एक लोहे का औजार है और वो बड़े शांत भाव से कहता है, मैं रमन राघव हूँ, मैंने 8 लोगों का कत्ल किया है। और पुलिस वाले उसे देखते हैं, हंसते हैं। हाँ, पागल समझकर भगा देते हैं। यहीं से वो पागलपन, हिंसा और इंसानी फितरत के जो अंधेरे कोने हैं, उनकी ये परेशान करने वाली कहानी। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं रमन्ना की। ये किरदार 1960 के दशक के मुंबई के कुख्यात सीरियल किलर रमन राघव से प्रेरित है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिल्म का रमन्ना अपनी एक अलग ही भयानक पहचान बनाता है। हाँ, स्रोतों के अनुसार वो एक क्लासिक साइकोपैथ कातिल के लक्षण दिखाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सहानुभूति, पछतावा या अपराध बोध महसूस करने की क्षमता लगभग न के बराबर हो। उसके कत्ल करने का तरीका भी बड़ा बेतरतीब और क्रूर है। कभी वो सोते हुए मजदूरों को लोहे की रॉड से मारता है, कभी किसी अजनबी को पत्थर से कुचल देता है। और शिकार भी अक्सर गरीब, बेसहारा लोग होते हैं जो समाज के हाशिए पर जीते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें इंसान समझता ही नहीं। हाँ, और जो बात रमन्ना के किरदार को और भी जटिल बनाती है, वो है उसके कत्ल करने के पीछे की उसकी अपनी दलील, है ना? बिल्कुल। उसके लिए हिंसा पाप नहीं, बल्कि भगवान का हुक्म है। उसे लगता है कि वो कोई दैवीय मिशन पूरा कर रहा है, दुनिया से पापियों को साफ कर रहा है। क्या ये सच में उसका विश्वास है या सिर्फ एक बहाना? देखिए, ये महज एक बहाना नहीं लगता, बल्कि उसके दिमाग की गहराई में बैठा एक विश्वास सा लगता है। एक सीन याद आता है जहां वो एक ड्रग डीलर को मारता है, शायद इसीलिए कि वो उसे पापी मानता है। हाँ। लेकिन फिर एक और भयानक सीन में वो एक झोपड़ी में रहने वाले पूरे परिवार को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, हथौड़े से मार डालता है। और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। हाँ, विश्लेषण भी यही कहते हैं कि ये उसके दिमाग में अपराध बोध की जगह एक तरह के आध्यात्मिक पागलपन के हावी होने का संकेत है। सही कहा। यह समझना वाकई मुश्किल है। वो कहता भी है, मैं उन्हें नहीं मारता, भगवान मुझसे काम करवाता है। क्या यह सिर्फ एक मनोरोगी का भ्रम है या समाज से पूरी तरह कटे हुए व्यक्ति का दुनिया को देखने का एक विकृत नजरिया? मुझे लगता है शायद दोनों का मिश्रण। उसका समाज से कटाव, उसकी गरीबी और शायद उसके अतीत के अनुभव, ये सब मिलकर उसके दिमाग में एक ऐसी हकीकत बनाते हैं जहां हिंसा ही एकमात्र तर्कसंगत काम बन जाता है। और भगवान का हुक्म उसे नैतिक कवच पहना देता है। हाँ बिल्कुल, ये उसके किरदार को सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि मानवीय स्थिति की एक दुखद तस्वीर भी बनाता है, भले ही वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। और ये क्रूरता उसके अपने रिश्तों तक पहुंचती है, जब उसकी बहन लता और उसका पति उसे पनाह देते हैं। हाँ, वो सीन। और लता उसे भगवान का नाम लेकर ये सब छोड़ने को कहती है, तो रमन्ना उसे भी पापी मान लेता है। वो उन दोनों को भी बेरहमी से मार देता है। हमारे स्रोतों में इस सीन का खास जिक्र है। कैमरा स्थिर रहता है, हिंसा सीधे नहीं दिखाई जाती, लेकिन रमन्ना की भारी सांसों और हथौड़े की वो ठंडी यांत्रिक आवाज वो कमरे में गूंजती है। ये सीन बिना खून खराबा दिखाए भी दर्शकों को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि रमन्ना के लिए मानवीय रिश्ते, प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता। बिल्कुल। रमन्ना खुलेआम, बिना किसी पर्दे के, समाज के नियमों से परे एक वहशी शक्ति का प्रतीक है। अब इसके ठीक उलट चलिए मिलते हैं एसीपी राघवन, उमयाद सिंह से।
विकी कौशल का किरदार। हाँ, राघवन युवा है, डैशिंग है, पुलिस की वर्दी पहनता है, लेकिन उसकी दुनिया भी उतनी ही अंधेरी और खोखली है। बस वो समाज के बनाए नियमों और अपनी वर्दी के पीछे छिपी है। वो दिखने में एक सख्त पुलिस अफसर है, लेकिन असल में वो ड्रग्स और शराब का बुरी तरह आदी है। हाँ, उसकी जिंदगी का कोई नैतिक केंद्र नहीं है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कानून बनाए रखने के लिए कम और अपने अहंकार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज्यादा करता है। और उसका अपनी गर्लफ्रेंड सिम्मी के साथ रिश्ता, सुबेता धूलीपाला का किरदार, विश्लेषण इसे टॉक्सिक बताते हैं। टॉक्सिक शायद हल्का शब्द है। राघवन सिम्मी के प्रति बेहद रूखा, हिंसक और भावनाहीन है। सिम्मी एक सामान्य लड़की लगती है जो शायद उससे प्यार करती है या कम से कम एक सामान्य रिश्ते की उम्मीद रखती है। लेकिन राघवन के लिए वो महज एक वस्तु है। सही कहा। एक सीन है जहां वो बिना किसी खास वजह के सिम्मी पर हाथ उठाता है और फिर माफी मांगना तो दूर, उसे ऐसा लगता भी नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। वो उसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से कंट्रोल करता है। हाँ, ये रिश्ता दिखाता है कि राघवन के अंदर की हिंसा सिर्फ अपराधियों के प्रति नहीं, बल्कि उसके करीबियों के प्रति भी है। उसमें सहानुभूति की वही कमी दिखती है जो रमन्ना में है, बस उसका तरीका अलग है। वो वर्दी वाला शैतान है जो अपने शिकार को धीरे धीरे तोड़ता है। विश्लेषण में एक और सीन का जिक्र है जहां वो ड्यूटी पर है, एक संदिग्ध से पूछताछ कर रहा है। वो उसे बेरहमी से टॉर्चर करता है, शायद मार भी डालता है। और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वापस आकर ड्रग्स लेता है और सो जाता है। ये उसके नैतिक पतन की गहराई दिखाता है। कानून का रखवाला खुद ही कानून तोड़ रहा है और उसे इसका कोई एहसास तक नहीं। हाँ, उसका रोजमर्रा का जीवन ड्रग्स, काम का तनाव, बेमतलब का सेक्स और अचानक भड़कने वाले गुस्से के बीच झूलता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, भावनात्मक रूप से खोखला है। वर्दी उसे सिर्फ एक बाहरी ढांचा देती है, अंदर का इंसान बिखर चुका है। असल में वो भी एक तरह का कातिल ही है, जो सिस्टम के अंदर रहकर अपनी हिंसा को अंजाम दे रहा है। वो समाज के नियमों के अंदर छिपा हुआ पागलपन है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर फिल्म का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब ये दो अंधेरे ध्रुव, रमन्ना और राघवन, आमने सामने होते हैं। हाँ, जब पुलिस आखिरकार रमन्ना को पकड़ लेती है। उसे पूछताछ के लिए लाया जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है राघवन से। यह सीन बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। रमन्ना राघवन की आंखों में सीधे झांकता है और वो बातें कहता है जो शायद राघवन खुद भी अपने बारे में स्वीकार नहीं करना चाहता। रमन्ना कहता है, तू भी मेरे जैसा है राघव, बस तू यूनिफॉर्म पहनता है, मैं नहीं। और फिर तेरे अंदर भी वही शैतान है जो मेरे अंदर है, तू भी मारने के लिए बना है। राघवन इस पर चिढ़ता है, गुस्सा दिखाता है, लेकिन रमन्ना के शब्दों में उसे कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई की झलक जरूर मिलती है ना। बिल्कुल, ये महज डायलॉग बाजी नहीं है, ये फिल्म का केंद्रीय विचार है, आईने का प्रतीक, मिरर मोटिव। यहाँ रमन्ना राघवन के लिए एक आईना बन जाता है, जिसमें राघवन को अपना वो छिपा हुआ सियाह चेहरा दिखता है, जिसे वो दुनिया से और शायद खुद से भी छुपाता है। हाँ, रमना खुलेआम पागल है, राघवन पर्दे के पीछे। लेकिन रमना पहचान लेता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आपको लगता है रमना सच में उसमें अपना अक्स देख रहा है, या वो सिर्फ राघवन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे उकसा रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद दोनों बातें सच है। रमना यकीनन राघवन की कमजोरियों को, उसके अंदर के अंधेरे को भांप लेता है, वो उसमें समानता देखता है। लेकिन साथ ही वो शायद राघवन को अपनी तरफ खींचना भी चाहता है, उसे ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, या शायद उसे अपने मिशन में शामिल करना चाहता है। याद है वो सीन जहां कत्ल की जगह पर दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा मिलता है, राघव वोज़ेया। हाँ, वो सीन, क्या वो रमना ने लिखा था या ये सिर्फ एक भयानक संयोग था जो उनके बीच के अनदेखे जुड़ाव को दिखाता है? फिल्म इसे खुला छोड़ देती है, लेकिन ये जुड़ाव ये वास्तविक लगता है। हाँ, लगता तो है। और ये जुड़ाव तब और भी अजीब और खतरनाक हो जाता है जब रमन्ना पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। हाँ, भागने के बाद वो छिपता नहीं, बल्कि राघवन का पीछा करना शुरू कर देता है, उसे स्टॉक करता है, लेकिन एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई भक्त अपने देवता का पीछा कर रहा हो। बिल्कुल सही। रमन्ना राघवन को अब सिर्फ अपने जैसा नहीं, बल्कि उससे भी आगे भगवान का दूत मानने लगता है। वो उसे अपना काम आगे बढ़ाने वाला, अपना उत्तराधिकारी, अपना चोजन वन समझता है। वो राघवन से कहता है, तुझे भगवान ने भेजा है,
मेरे जैसे पापियों को संभालने के लिए। ये बहुत ही विकृत भक्ति है, जहां एक सीरियल किलर दूसरे संभावित किलर में अपना उद्धार या अपनी विरासत देख रहा है। और ठीक इसी समय हम देखते हैं कि राघवन की अपनी जिंदगी वो और तेजी से बिखर रही है। ड्रग्स का नशा बढ़ता जा रहा है, वो और ज्यादा हिंसक और अनियंत्रित होता जा रहा है। काम का दबाव, रमन्ना का साया और उसका अपना अपराध बोध, या शायद उसका अभाव, हाँ उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर रहा है। हाँ, और इस मानसिक बिखराव का चरम बिंदु आता है सिम्मी के साथ उसके रिश्ते के अंत में। जब सिम्मी आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला करती है, उसे उसकी सच्चाई बताती है कि वो कितना स्वार्थी और भावनाहीन है, तो राघवन का बचा कुचा नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। हाँ। वो गुस्से और नशे की हालत में आपा खो बैठता है। और फिर वो करता है जो शायद तब तक अकल्पनीय लगता था। वो सिम्मी का कत्ल कर देता है, गला घोंटकर। और जिस ठंडेपन से, जिस भावनाहीन तरीके से वो ये करता है, और फिर शांति से उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करता है उस पल में, वो पूरी तरह से रमन्ना बन जाता है। वर्दी वाला शैतान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उसने वो रेखा पार कर ली है। ये कत्ल रमन्ना के कत्लों से कैसे अलग या समान है? रमन्ना भगवान के हुक्म पर मारता है, राघवन अपने टूटे हुए अहंकार, गुस्से और शायद डर की वजह से मारता है, लेकिन नतीजा एक ही है, एक बेगुनाह की मौत। और मारने वाले के चेहरे पर अपराध बोध की जगह एक अजीब सा खालीपन। राघवन ने अपनी इंसानियत का आखिरी टुकड़ा भी शायद वहीं खो दिया। लगता तो यही है। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। एक सुनसान वीरान जगह पर रमन्ना और राघवन का आमना सामना होता है। इस बार माहौल अलग है। हाँ, रमन्ना शांत है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और मुस्कान है, जैसे वो जानता है कि उसका मकसद पूरा होने वाला है। वो राघवन से कहता है, तू मेरा सक्सेसर है राघव, अब तू मेरा काम करेगा। वो उसे फिर से उकसाता है, उसे याद दिलाता है कि वो भी मारने के लिए ही बना है। वो कहता है, तुझे भगवान ने भेजा है मेरे जैसे पापियों को संभालने के लिए, पर तू भी मेरे जैसा है। वो चाहता है कि राघवन अपनी असली पहचान को स्वीकार करे। यहाँ रमन्ना का इरादा क्या है? क्या वो सच में मानता है कि राघवन उसका उत्तराधिकारी है, या ये उसकी आखिरी मनोवैज्ञानिक चाल है राघवन को पूरी तरह अपने जैसा बनाने की? शायद वो मरना चाहता है, लेकिन मरने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका काम, उसका पागलपन किसी और के जरिए जिंदा रहे। वो अमर होना चाहता है अपने विचारों के जरिए। शायद राघवन, जो अब खुद एक कातिल बन चुका है, शायद रमन्ना के उकसावे को और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी बंदूक निकालता है और रमन्ना को गोली मार देता है। रमन्ना गिरता है, लेकिन मरते हुए भी मुस्कुरा रहा होता है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि दिखती है, जैसे उसे अपना वारस मिल गया हो, जैसे उसने अपना पागलपन सफलतापूर्वक राघवन में ट्रांसफर कर दिया हो। और फिर कैमरा धीरे धीरे राघवन के चेहरे पर जूम करता है। उसका चेहरा भावहीन है, सपाट है, कोई भावना नहीं दिखती, लेकिन उसकी आंखों में वहां एक नई, ठंडी, खतरनाक चिंगारी नजर आती है। बैकग्राउंड में वो धीमी, दिल की धड़कन जैसी आवाज तेज होने लगती है। ये अंत बहुत शक्तिशाली और प्रतीकात्मक है। रमन्ना का शरीर मर गया है, लेकिन उसका रमन राघव वाला हिस्सा, उसका पागलपन, अब राघवन के अंदर जिंदा हो गया है। एक नया रमन राघव पैदा हो चुका है। हाँ, फिल्म ये दिखाती है कि बुराई या पागलपन कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। राघवन खुद वही बन गया है जिसे वो पकड़ने निकला था। अगर हम अब इस पूरी कहानी और विश्लेषण को समेटें तो फिल्म के मुख्य विषय और प्रतीक क्या उभर कर आते हैं? कई गहरे विषय हैं। सबसे प्रमुख तो है मानव स्वभाव का द्वंद्व, ड्युअलिटी। रमन्ना और राघवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अपने पाप और पागलपन को खुलेआम जीता है, दूसरा उसे समाज, वर्दी और सत्ता के पर्दे के पीछे छुपाता है। और फिल्म पूछती है कि ज्यादा खतरनाक कौन है? बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है समाज में मनोरोग या साइकोपैथी। फिल्म ये तर्क देती है कि पागलपन सिर्फ किसी सड़क छाप सीरियल किलर तक सीमित नहीं है। ये सिस्टम में, सत्ता के गलियारों में और शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में मौजूद हो सकता है। राघवन का किरदार दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव और अंदरूनी कमजोरियां मिलकर इस छिपे हुए पागलपन को बाहर ला सकती हैं। हाँ, फिर वो आईने का प्रतीक, मिरर मोटिव, पूरी फिल्म में धागे की तरह बुना हुआ है। रमन्ना और राघवन का हर आमना सामना एक आईना है, जहां वो एक दूसरे में अपना अक्स देखते हैं,
चाहे वो इसे स्वीकार करें या ना करें। ये हमें आत्म पहचान और इनकार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। और नैतिक पतन, मॉरल डीके भी एक बड़ा थीम है। पुलिस का भ्रष्ट सिस्टम, ड्रग्स का नशा, बेलगाम वासना, अहंकार, ये सब मिलकर राघवन जैसे एक पढ़े लिखे ताकतवर इंसान को उसी स्तर का बेरहम कातिल बना देते हैं जैसा कि सड़क पर रहने वाला रमन्ना है। ये दिखाता है कि बुराई किसी वर्ग या शक्ल की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। और क्या फिल्म का माहौल, मतलब मुंबई शहर का चित्रण, इन थीम्स को और गहरा करता है? वो अंधेरी गलियां, लगातार होती बारिश, गंदगी, भीड़। हाँ बिल्कुल। अनुराग कश्यप मुंबई को सिर्फ एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे एक किरदार बना देते हैं। शहर का अंधेरा, उसकी अराजकता, उसकी घुटन, ये सब रमन्ना और राघवन के अंदर के अंधेरे को प्रतिबिंबित करते हैं। ये शहर एक जंगल की तरह है। हाँ, जहाँ शिकारी और शिकार साथ साथ रहते हैं और कभी-कभी उनके बीच की रेखा मिट जाती है। तो संक्षेप में, रमन राघव 2.0 सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये दो बिगड़े हुए, परेशान दिमागों की एक तकलीफदेह, असहज करने वाली यात्रा है, जहां कातिल और पुलिस वाले के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाता है। हाँ, ये हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि अंधेरा, हिंसा और पागलपन किसी बाहरी राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि हमारे समाज और शायद हमारे अपने अंदर भी मौजूद हो सकता है। और ये फिल्म शायद दर्शकों के लिए एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल छोड़ जाती है ना? बिल्कुल। क्या हमें अपने समाज की संरचनाओं पर, सत्ता के दुरुपयोग के तरीकों पर और सबसे बढ़कर खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है? कहाँ-कहाँ हमारे आसपास असल जिंदगी में रक्षक और भक्षक के बीच की ये धुंधली रेखा मौजूद हो सकती है, भले ही वो फिल्म की तरह इतनी नाटकीय या हिंसक ना हो। ये यकीनन गहराई से सोचने का एक बिंदु है। हाँ, वाकई ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोचने और शायद कुछ हद तक डरने पर भी मजबूर करती है। इस जटिल और थोड़ी परेशान करने वाली फिल्म की परतों को खोलने के लिए, इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।